आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर का सेक्शन ए, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से रिपीट करूंगा। पहले भी मैंने हर कंसेप्ट बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है, ताकि जो भी देखे उसको एकदम बात समझ आए, उसको कोई भी मसला ना रहे। अगर आप लोगों ने पूरी तैयारी अच्छे से की है, मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखोगे एंड इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा मॉडल पेपर के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ओके, अगर आप लोग ये सारी चीजें कर लेते हो ना, और अगर आप लोगों ने जो कंसेप्ट जैसे मैंने समझाए हैं पूरी बुक के वैसे किए हुए हैं, तो 75 में से 75 मार्क्स लेने से ना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोगों को आएंगे, गारंटी देता हूं मैं। ओके, बट शर्त ये है कि चीजें आप लोगों ने अच्छे से की। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं जी, आपके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर का सेक्शन ए, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से रिपीट करूंगा। पहले भी मैंने हर कंसेप्ट बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है, ताकि जो भी देखे उसको एकदम बात समझ आए, उसको कोई भी मसला ना रहे। ओके, तो मॉडल पेपर सॉल्व करने का एक ये भी फायदा होगा कि आप लोगों ने अगर पूरी तैयारी करके ये देखा है ना, तो आपके सारे चैप्टर्स रिपीट हो जाएंगे और आप लोगों को पेपर का भी पता चल जाएगा कि पेपर ऐसा होता है, और आपके माइंड में बातें बैठ जाएंगी। क्योंकि अक्सर 9th में बच्चे नए नए होते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा सा डर भी होता है। बट पेपर के इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बाद आप लोगों का वो डर भी निकल जाएगा और आप लोग अच्छे से क्या कर लोगे, पेपर सॉल्व कर लोगे। अगर आप लोगों ने पूरी तैयारी अच्छे से की है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखोगे एंड इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा मॉडल पेपर के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ओके, अगर आप लोग ये सारी चीजें कर लेते हो ना, और अगर आप लोगों ने जो कंसेप्ट जैसे मैंने समझाए हैं पूरी बुक के वैसे किए हुए हैं, तो 75 में से 75 मार्क्स लेने से ना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोगों को आएंगे, गारंटी देता हूं मैं। ओके, बट शर्त यह है कि चीजें आप लोगों ने अच्छे से की हो। तो स्टार्ट करते हैं जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का, मतलब टोटल 15 नंबर होंगे। एमसीक्यूज में चॉइस नहीं होती, 15 होते हैं, 15 के 15 करने पड़ते हैं। ओके, ये बात याद आई मुझे, जब हम 10th में थे तो हम मैथ्स ही के पेपर की बात है, हमारे पुराने सर चले गए, उनकी जॉब हुई तो एक नए सर आए, तो हमारे मंथली टेस्ट थे, उन्होंने पेपर बनाया, तो हमने पेपर पैटर्न पूछा, तो सर कहते हैं बेटा एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होगी। तो वही बात कि एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होगी, 15 है तो 15 के 15 करने पड़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इन एमसीक्यूज के साथ कुछ रिलेटेड कंसेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक बातें, ताकि आप लोगों को फिर क्लियर हो जाए। ओके, पहला एमसीक्यूज है जी कि द रेडिकल फॉर्म ऑफ x की पावर -3/2, इसकी रेडिकल फॉर्म कौन सी है। आगे 4 ऑप्शंस हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये कौन से चैप्टर का एमसीक्यूज है, पहले चैप्टर का एक्सरसाइज है आपके पास 1.3 में हमने पढ़ा था ना रेडिकल और एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो पहले एमसीक्यूज में आपकी कौन सी एक्सरसाइज से आया है, 1.3 से, और चैप्टर कौन सा है बच्चों, 1। ओके, क्लियर है ये बात। अब रेडिकल फॉर्म पूछी हुई है इसकी, तो पूरा कंसेप्ट समझते हैं। हमने वहां पे 2 चीजें पढ़ी, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
और क्या होगी, रेडिकल फॉर्म। वो फॉर्म जिसमें स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, और वो फॉर्म जिसमें स्क्वायर रूट दिख रहा होगा वो रेडिकल फॉर्म होगी। अब ये कौन सी फॉर्म है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल देता हूं रेडिकल की, ताकि बहुत अच्छा हो जाए कंसेप्ट। देखो फॉर एग्जांपल एक्स, ये रेडिकल फॉर्म है क्योंकि इसमें रेडिकल साइन है, ये जो होता है ना ये रेडिकल साइन होता है, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अब देखो ये रेडिकल साइन, ये अंदर वाली चीज रेडिकेंट, ओके। स्क्वायर रूट इसको तब कहते हैं जब यहां पे इधर जो होता है उसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कुछ भी ना हो, जब कुछ भी ना हो तो इंडेक्स 2 होती है, याद रखना। मैथमेटिक्स में हम मोस्टली कहते हैं कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे 1 होता है, बट रेडिकल के केस में ये बात नहीं है, ये रेडिकल साइन है, जब यहाँ पे कुछ ना हो तो हम कहते हैं यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं x, ये जो इंडेक्स होती है इसको हमेशा 1 बाय करके लिखते हैं, कुछ भी ना हो 2 हो तो 1/2। अगर एक और एग्जांपल लूं जी, x यहां पे इंडेक्स 3 लूं, ओके, ये आपने रेडिकल साइन याद रखना है, ये रेडिकेंड याद रखना है, ये इंडेक्स याद रखना है, इसको स्क्वायर रूट नहीं कहना, स्क्वायर रूट तब कहते हैं जब इंडेक्स 2 होती है, जब इंडेक्स 3 आती है क्यूब रूट बन जाता है, ओके। इन बातों को छोड़ो, सिंपल याद रखो, ये रेडिकल साइन, ये अंदर वाली चीज को रेडिकेंड कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये ऊपर वाली को क्या कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ओके। अगर मैं इसको लिखना चाहूं x एक्सपोनेंशियल में 1 बाय करके, जो यहाँ पे इंडेक्स है 1/3, तो अगर कोई भी रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल में ऐसे कन्वर्ट करना, ये भी तो पूछ सकते हैं अगर उन्होंने इस मॉडल पेपर में ये चीज पूछी हुई है, ओके। एक्सपोनेंशियल और रेडिकल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं एक्सपोनेंशियल में, रेडिकल में। सबसे पहली बात याद रखनी है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर को पॉजिटिव बनाओ। एक बात तो आपको पता है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, ऐसा ही है, ओके। रेडिकल साइड में ये बात नहीं करनी, वहां पे जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहां पे 2 होगा, जस्ट यही एक बात है, यही एक केस है जहां पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, बाकी हर जगह पे जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, क्लियर। हमेशा अगर पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो इनको उल्टा दो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, नॉमिनेटर को नीचे ले आओ, मतलब डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर की जगह, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2। आगे बात समझ, पहला स्टेप, नॉमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को, ये जो डिवीजन का साइन होता है ना, इससे ऊपर वाला नॉमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हर बात ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जैसे चैप्टर 1 से पढ़ाया है मैंने, बहुत बेसिक करके चीजें पढ़ाई है, आसान करके, एक एक कंसेप्ट जितनी बार आया मैंने रिपीट किया ताकि आप लोगों को बात समझ आए, ओके। अब अगर ऊपर तो 1 एज इट इज रहेगा, इसको देखो, एक बात तो आपको पता है ना कि जैसे ये था ना, इसको मैंने x की पावर 1/2 करके लिखा, ये एक्सपोनेंशियल है, ये रेडिकल, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में जाने के लिए कुछ भी हो वो हमेशा 1 की फॉर्म में होना चाहिए, डिवीजन में जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर में जो मर्जी हो, नॉमिनेटर में 1 होना चाहिए, तो यहां पे मुझे कुछ इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब ये 3 को मैं पहले लिख दूं n2 1/2, डिनोमिनेटर में जो है उसको इसी तरह रखो, यहाँ पे 3/2 में डिनोमिनेटर में 2 था ऐसे ही रखा, ऊपर मैंने 1 लिखा, 3 को इधर लिखा, 3 into 1/2 बेसिकली 3/2 ही होता है, पता है ना ये बात। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 होगा, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 3 1 3 2 1 2, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय, अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही शो कर रहा है, 3 1 3 3/2। अब अगर ऐसे हो ना, ऐसे खुदा का खौफ करना, इसके साथ ना मल्टीप्लाई करते रहना, ऐसा ही है, इसके नीचे 1 है, 3 1 3 2 1 2 ऐसे होता है, ओके। अब 1/2 है, जब भी 1 वाली फॉर्म हो तो उसको हम रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ब्रैकेट वाली इसी तरह
ओके, ये 1/2, इसको 1 है ना तो रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब 2 हो 2 बेशक ना लिखो, तो ये फॉर्म हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, रेडिकल में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ पे नीचे 3 होता मुझे इंडेक्स 3 लिखनी पड़ती, 2 है मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये स्क्वायर रूट बन जाता है क्योंकि इंडेक्स कभी भी 1 नहीं हो सकती, वो 2 से स्टार्ट होती है इसलिए 2 नहीं मिली। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, फाइनल रेडिकल फॉर्म आ गई। ऑप्शन कौन सा है, बी। ओके, पहले का करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, जीपी। आगे बात समझ आप लोगों को इसकी, पहले एमसीक्यूज की। एक बात और के आप लोगों के कोई जो फ्रेंड्स हैं या कोई क्लास फेलोज हैं उनको ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन शेयर कर दें जिनको नहीं पता। अब ये है कि ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं फेसबुक पे भी अपलोड करूंगा और उसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट में दिया हुआ है। तो कुछ बच्चों का इश्यू होता है, गांव शाव में ऐसा नेट नहीं चलता, तो वो ताकि उस चीज से भी फायदा उठा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, मैंने कभी भी नहीं कहा, और इसलिए कह रहा हूं ताकि सारे बच्चों तक चीज पहुंचे और उनको फायदा हो और वो लेके जाएं, कुछ ना कुछ सीख के जाएं पेपर में। ओके, क्लियर है, बेशक ना करो सब्सक्राइब, पूरे हो गए हो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरे में कह रहे हैं कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25 का स्क्वायर। अब 0.25 का स्क्वायर है, कह रहे हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। सबसे पहले कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे डालो, ब्रैकेट डालो, फिर 0.25 का स्क्वायर क्या आता है, 0.0625। देख लो यही आता है, मैं भी चेक कर लेता हूं, 0.0625 ये ही आता है। ओके, ये बात हो रही है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने की। तो यहां पे दो फॉर्म्स याद रखनी है, साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से। ओके, कौन सी एक्सरसाइज से है, 2.1 से, चैप्टर नंबर 2 से। ओके, अब चैप्टर नंबर 1 से कितने एमसीक्यूज आएंगे, एक ही आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक ही, इस मॉडल पेपर में है क्या। चलिए अभी इस तरह लिखते हैं, एंड पे बाकी बातें बताऊंगा। साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जिसमें कोई भी चीज पावर ऑफ 10 में आती है। ओके, ऑर्डिनरी नोटेशन सिंपल ये वाली है। क्लियर है, इसको साइंटिफिक में लेके जाना है। देखो साइंटिफिक का याद है, साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट होता है ना वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट के मतलब इधर से ऐसे चलो, देखो पहला नॉन जीरो डिजिट मतलब वो कौन सा डिजिट है पहले नंबर पे आने वाला जो जीरो ना हो। ये नहीं है ये जीरो है, ये 6 ऐसा डिजिट है जो जीरो नहीं है, ऐसा ही है, तो पॉइंट इधर होना चाहिए 6 के बाद, तो ये 6.25। ओके, साइंटिफिक में क्या करते हैं, n×10 रेज पावर, देखो पॉइंट यहां पे था, इधर ले गए, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 2। अब पावर में प्लस आएगा या माइनस, माइनस सिंपल बताया था कि जब भी जीरो वाली फॉर्म खत्म करो माइनस आता है, ऐसा ही है। और जब जीरो वाली फॉर्म ना हो, सिंपल इस तरह हो, इस तरह इधर लेके आओ, यहां से तो पावर में प्लस आता है। ओके, क्लियर है। अगर साइंटिफिक में दिया हो तो ऑर्डिनरी में कैसे जानना है ये भी आना चाहिए। क्लियर है, अगर उन्होंने इधर साइंटिफिक का पूछा हुआ है, मे भी पेपर में साइंटिफिक दी हो, ऑर्डिनरी का पूछा हो, तो ये कंसेप्ट आने चाहिए आपको। फिर भी मैंने कहा था, और देखो साइंटिफिक में जाने के लिए ऑर्डिनरी से क्या करते हैं, जीरो वाली फॉर्म के लिए माइनस। अब अगर पावर में माइनस दिखे ना तो जीरो वाली फॉर्म में चले जाओ, इससे इस तरफ, जीरो वाली फॉर्म इधर आएगी। क्लियर है, दो डिजिट्स एक ही होगा, एक और जीरो लगा के पॉइंट के बाद फिर जीरो लगा दो। अगर प्लस में है तो इधर से आगे चले जाओ, 5 के बाद और जीरो डाल दो। क्लियर है, जीरो वाली फॉर्म का ये मतलब है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आ रहे, बाद में भी आ सकते हैं, बट पहले जीरो आए तो वो जीरो वाली फॉर्म होती है। आ रही है ना बात समझ। तो ये आपके पास ये कंसेप्ट्स भी हो गए। तो ये ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी। 6.25 into 10 raise
पावर -2। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा आ गया बच्चों? सी आ गया। समझ रहे हो ना सारी बातें, सारे कंसेप्ट्स? ओके। और चैप्टर नंबर 3 में से आपने वो जो लॉग वाली फॉर्म होती थी, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती थी, ये कंसेप्ट्स भी याद रखने हैं। अगर कोई लॉगरिथमिक फॉर्म हो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल हो उसको लॉगरिथमिक में कैसे लेके जाना है, एनएफ एमसीक्यू जरिए से आ सकते हैं। अब आ जाओ तीसरे पे। किस पे जी? तीसरे पे। तीसरे में कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू सेट a एक दिया हुआ है 2 4 6 और सेट b दिया हुआ है 0 and 1, देन हाउ मेनी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं? n a क्रॉस b। ओके। अब इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, ये आपका आया हुआ चैप्टर 3, याद है ना, एक्सरसाइज 3.4 से। क्लियर है? कौन सी एक्सरसाइज से है? 3.4 से, चैप्टर नंबर 3। इधर से भी एक ही एमसीक्यू, अगर कोई और आएगा तो +1 कर लेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए सिंपल, ए में कितने हैं? 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। देखो ए में 1 2 3, बी में 2, 3 into 2 6। तो जो 6 ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो चलें वो शॉर्ट क्वेश्चन में वो चीज है, वो कंसेप्ट वहां पे रिपीट कर दूंगा। ओके, क्लियर है? एक्सरसाइज 3.4 में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहां से भी आपको चीजें आनी चाहिए, बट वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये रिपीट करना, अच्छे से समझना। ओके, चले नेक्स्ट। इधर से यहीं पे याद रखो, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो है वो मुझे पता है कौन सा, वो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा। क्लियर है? चौथे पे आओ। चौथे में व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है किसका जी? ऑफ एक एक्सप्रेशन है 7x माइनस 6xy एंड एक है 5xy क्यूब माइनस 3x के। ये दो बायनोमियल्स दिए हुए हैं। चैप्टर 4 तो गुरु बहुत अच्छा करके पढ़ाया है, बड़े डिटेल में पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 4 वो तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता था? पहले मैं यहां से एलसीएम रिमूव कर देता हूं। ओके, ये कोई भी जो दो दी हुई है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूं, बायनोमियल्स है ना, इनको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते होते हैं ना, क्योंकि एलसीएम बराबर होता है सीएफ, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो सेम होता है उसको कॉमन कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय यूसीएफ, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ओके, जो बच जाते हैं वो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं। एलसीएम का यही फॉर्मूला होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होता है। तो दोनों को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का सबसे पहला मेथड, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। देखो एक्स दोनों में है, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, जिसमें दो टर्म्स हो से बायनोमियल कहते हैं। ऐसा ही है, जो दोनों में हो वो कॉमन आ जाता है। एक्स को लेता हूं कॉमन, यहाँ पे 7x था, 7 बचा, माइनस 6x गया तो y बच गया। ओके, यहां पे दोनों में 5 3 कांस्टेंट तो कॉमन नहीं आ सकता, x है दोनों में, x कॉमन लिया, 5 बचा, x कॉमन चला गया, y क्यूब बच गया, माइनस 3x स्क्वायर में से 1x गया तो 1 बच गया। ऐसा ही है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ये x दोनों में है, सो एलसीएम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में अनकॉमन फैक्टर। बाकी जो बच गए ना वो अनकॉमन ही है, वो लिख दो। 7 माइनस 6y, इधर से बचा 5y क्यूब माइनस 3x। ये मत लिखते रहिए, x दोबारा नहीं लिखना, कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखते हैं। कॉमन का मतलब ये जो दोनों में हो वो लिखा, मल्टीप्लाई पे जो बच गए वो अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसका ऑप्शन आ रहा है जी डी। क्लियर है?
ऑप्शन नंबर डी है ये। x 7 माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 5y क्यूब माइनस 3x। क्लियर है? ओके, ये है जी आपकी चौथे चैप्टर में से आया हुआ है, एक्सरसाइज है 4.2 या 3 है, जिसमें HCF और LCM है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 4 में से भी ये पहला ही है। ओके, 4 MCQs क्लियर हो गया आप लोगों को। एलसीएम और एक्ससीएफ दोनों जिसमें फाइंड करने हैं, देख लेने 4.3 है या 4.4 है, इनमें से आया हुआ है। ओके, क्लियर है आप लोगों को। फिर आ जाओ पांचवें पे। MCQs नंबर 5 है जी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी है -2x माइनस 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2। सॉल्व जब भी दिख जाए ना बच्चों, सॉल्व का मतलब होता है इसमें जो अननोन दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालो। ये तो मुझे पता है एक्सरसाइज 5.4 से है, चैप्टर 5 में से भी एक ही पूछा हुआ है। ओके, क्लियर है? ये इनइक्वालिटी है, इसमें अननोन x है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो क्या होगा बेसिकली, माइनस, इसको मैं एक बार फिर लिखता हूं ताकि सही से नजर आए। अब ये ब्रैक मार के लिखना इनकी खत्म हो गई है, कोई चेंज कर लेते हैं, कोई और पिक कर लेते हैं। ओके, अब देखो कैसे फाइंड करते हैं अननोन। सारी टेक्निक्स याद है या भूल गए हो? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो है उसको एंड करते हैं, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2। एक एलसीएम वाला कंसेप्ट भी होता है, या एक और होता है कि इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, दूसरी टर्म के साथ भी, इसके साथ। समझिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, एक एक स्टेप बताऊं आप लोगों को। जब मैंने पढ़ाया था तो बड़े डिटेल में बताया था, हर स्टेप सॉल्व करके बताया था। कंसेप्ट्स में सारे दे रहा हूं, रिपीट हो रही है बातें आप लोगों की, बट ये सोल्यूशन में थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। ओके, डिनोमिनेटर में खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 खत्म, ऊपर नीचे कुछ सेम हो तो वो खत्म हो जाता है, 2 खत्म, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 2004, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, -4x बच गया, इधर कुछ भी नहीं, सिर्फ -1 बच गया, इज लेस देन आर इक्वल टू 3। ऐसा ही है। एक बात तो आपको पता है ना, जो चीज फाइंड करनी होती है, यहां से x फाइंड करना है, इसको अकेला कर दो। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ओके, अकेला करने का मतलब इक्वल टू नहीं डालने इसमें, ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। -4x है, -1 दूसरी साइड ले जाता हूं तो +1, -4x इधर ही, 3 + 1 4। अब x अकेला करना है, इसका फंक्शन इक्वल टू ही वाला होता है, इसके इधर कुछ अगर मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड लेके जाऊंगा डिवाइड होगा, इधर डिवाइड हो दूसरी साइड लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई होगा। x माइनस है, मैंने बताया था जब भी इधर कुछ मल्टीप्लाई में नेगेटिव नंबर हो उसको दूसरी साइड लेके जाएं, या डिवाइड में कोई नेगेटिव नंबर हो उसको दूसरी साइड लेके जाऊं, तो इन भाई साहब की शेप बदल जाती है, उधर मुड़े हुए थे इधर मुड़ जाएंगे। ओके, 4/-4, 4 खत्म, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, सॉरी माइनस भी लेके आई ना, ये माइनस, हाँ माइनस बच गया। अब ये ऑप्शन कौन सा है जी, x इज ग्रेट, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है ये बातें। नेक्स्ट चलें, रेज कर दूं मैं, समझ आ गई है सारी चीजों की। वीडियो ये भी काफी लंबी बन जाएगी, बट मकसद ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में, वैसे एमसीक्यू तो 10 मिनट में बता देता मैं आपको। 5 एमसीक्यूज क्या होगी बच्चों, डन होगी, डन डना डन डन। छठे पे आ जाओ, वी आई, ओके। पीआई में कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ, एक चीज दी हुई है 15 डिग्री 50 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, किस में कन्वर्ट करना है जी,
रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले ये छठे चैप्टर में से है एक्सरसाइज 6.1, पहली एक्सरसाइज में हमने ये कंसेप्ट पढ़े थे। ऐसा ही है चैप्टर 6, इसमें से ये पहला एमसीक्यूज है, एक ही आया हुआ है। अब इसको अगर मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 डिग्री प्लस 50 मिनट्स। रेडियन में जाने के लिए पहले सारे का सारा नंबर किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो मिनट से डिग्री में जाने का फार्मूला याद है ना, जब मिनट से डिग्री में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं, फिर जब मिनट से सेकंड में जाते हैं तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। एंड अगर डायरेक्ट डिग्री से सेकंड्स में जाना हो तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600। अब अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो 50 के साथ क्या करूंगा बच्चों, नो 60, सॉरी उल्टा हो गया। अब देखो डिग्री में आना, उल्टा आना है, डिग्री से मिनट्स में आना है तो डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 60, याद है ना, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जब डिग्री से मिनट में जा रहे हो, फिर मिनट से सेकंड में जा रहे हो, फिर मल्टीप्लाई करते, अब तो उल्टा चल रहे हैं ना, मिनट से किधर जा रहे हैं, डिग्री में जा रहे हैं। ये सीक्वेंस होती है डिग्री मिनट्स सेकंड्स। ओके, डिग्री से मिनट में जा रहे हो मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से सेकंड में जा रहे हो मल्टीप्लाई बाय 60, डिग्री से सीधा सेकंड में जाए तो मल्टीप्लाई बाय 3600। अब जब सेकंड से मिनट में आए मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से डिग्री में आए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड बाय 60, डायरेक्ट आए तो डिवाइडेड बाय 3600। ओके, वही कंसेप्ट है, सारे बताए हुए हैं। अब क्या होगा, 0 0 खत्म। अगर इसको ऐसे लिखूं 15 प्लस 5/6 होल डिग्री कर दूं, लिख सकता हूं ना, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, 0 0 खत्म। तो ऐसे आगे एलसीएम, एलसीएम याद है ना, जब डिनोमिनेटर एक हो तो आसान, वो जो एक ही नंबर है, दूसरे में कुछ भी नहीं है, 1 से तो फर्क नहीं पड़ता। ये 6 लिया एलसीएम, इस 6 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, 90 प्लस 5। बहुत डिटेल में ये कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, 2-3 तरीकों से समझाया हुआ है, अगर याद हो आप लोगों को। ओके, ये 95 डिवाइडेड बाय 6 डिग्री, बट मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए याद है ना क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, याद रखना। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। तो अब 5 के टेबल के साथ काटो, 19 5 टाइम्स 95, ये हो जाएगा जी 1936 टाइम्स, कर लो। ओके, सॉरी 36 5 टाइम्स, 5 के टेबल से काट रहे हैं ना, 5 19 टाइम्स, 5 36 टाइम्स, ऊपर बचा 19 मल्टीप्लाई बाय पाई, 19 पाई, 36 को 6 के साथ करो जरा, 216। देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, 19 पाई, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन आ गया ए। आ रही है बात समझ आप लोगों को। फिर VII, इफ अ नेविगेटर गिव्स बेरिंग 0 डिग्री, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रेवल। बेरिंग याद है ना क्या होता था, बेरिंग में हमने ये चीज पढ़ी थी कि बेरिंग को हमेशा देखो, याद है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है। बेरिंग, बेरिंग को हम हमेशा, याद है ना, नॉर्थ से मेजर करते थे, रेफरेंस नॉर्थ को बनाते थे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजर करते थे। क्लॉकवाइज जो घड़ी वाली डायरेक्शन होती है, 1 3 6, ये वाली क्लियर है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली डायरेक्शन, ऐसा ही है। तो कह रहे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री तो नॉर्थ ही पे हुआ, इसका मतलब है कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जी,
साउथ, सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ, ऑप्शन ए है इसका भी। आगे बात समझ आप लोगों को इसकी। अब इसी तरह आ जाओ, नेक्स्ट है जी हमारे पास वी डबल आई, वी डबल आई, वी डबल आई में एक फिग दी हुई है, ये साइड ए बी सी डी, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। कह रहे हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों एंगल इक्वल हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। हमने क्या करना है जी, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है जी सिमिलर फिगर का 9.3 से। ओके, कौन सी एक्सरसाइज से है बच्चों ये? 9.3 से। देखो ये भी छठे में से था, इधर ही लिखता हूं 1 + 1, मतलब छठे में से 2 एमसीक्यूज हो गए अभी तक। ये 9वें में से है, इसमें से अभी पहला ही है। अब ये सिमिलर फिगर वाले में से है, इसमें हमने बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स है ना, अलग अलग बना के बताता हूं। एक ट्राइंगल ये आ गई, ये ए, ये सी, ये एंगल अल्फा। एक ट्राइंगल दूसरी आ गई, ये एंगल बीटा, ये बी और ये डी। अब देखो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे। देखो कह रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों एंगल सेम उन्होंने कहा हुआ है। अब ये तो हमें पता है ना, ये एंगल 90 का है। देखो दो एंगल सेम हुए, पूरी ट्राइंगल में टोटल एंगल होता है 180। अगर दो एंगल सेम हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। ऐसा ही है, अगर देखो ये 90 का है, अगर ये सेम है मतलब 60-60 का हो, 90 + 60 150, तो ये 40 का ही होगा ना। ऐसा ही है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड है, हाइपोटेन्यूज समझ लेते हैं। ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। तो जब दो फिगर्स सिमिलर होती हैं, ये सिमिलर है हमें पता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इसकी रेशियो डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी। आई बात समझ, ए डिवाइडेड बाई बी, सी डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। जब फिगर्स सिमिलर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। यही चीज लिखी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वल टू में जब भी इस तरह डिवीजन आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अगर बी निकालना है तो सी जाके डिवाइड ए डी बाई सी। ओके, देख लो ये कौन सा ऑप्शन है? ए डी डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन सी। 8वें का कौन सा? सॉरी ये 8वां है। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? सी है। ओके, क्लियर है ये बात? आ रही है बात समझ? आसान बातें ना, कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं आप लोगों के। सारी तैयारी करके ही देखनी चाहिए आपको ये वीडियो, ताकि आपकी अब क्या हो, सारी बातें रिपीट हो जाए, हर कंसेप्ट रिपीट हो जाए। अब आ जाओ जी, वी ऊपर तो वी ट्रिपल आई था, ये 9वां था, सीक्वेंस की खराब हो गई हमसे। वी डबल आई 7वां, वी ट्रिपल आई 8वां ही होता है ना? यस ठीक है, अब आई एक्स है, अभी हमने 8वां ही किया। ओके, आई एक्स, आई एक्स का मतलब है 9वां। ओके, 9वें पे देखते हैं, एक ही रख लेते हैं। 9वां कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कौन सी एक्सरसाइज से है? कुछ याद आ रहा है? 6.4 से। वहां पे मैंने कुछ 3 फार्मूले बताए थे, अगर याद हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। याद है ना? तो अब देखो कि इसको मैं सॉल्व करूं, बहुत आसान है। देखो दोनों में कॉमन -3 दोनों में कॉमन है, तो -3 कॉमन लूं। यहाँ पे -3 था, अगर नेगेटिव नंबर कॉमन जाए तो अंदर साइन बदल जाता है। अब अगर -3 कॉमन लिया था, -3 चला गया, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है।
तो लगाओ यहाँ पे 1, माइनस था, माइनस कॉमन गया, इस वजह से बच्चा +3 गया, बच गया tan स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है ना एक के 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। इसको क्या हो गया, ओके। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दू, -3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन है, -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये है एक्सरसाइज 6.4। 6 में से पहले थे, एक और हो गया, 3 MCQ है छठे चैप्टर से। आगे बात समझ, ऑप्शन बी है चैप्टर नंबर 6 है। ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ, एक्स 10वां। Which of the following points is the intersection of the angle bisector of a triangle? कह रहे हैं कौन सा पॉइंट है जो एंगल बाइसेक्टर है किसका, which is the intersection of the angle bisectors of a triangle? तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको एक बात याद रखना, 10.2 में हमने ये सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे, राइट बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और मीडियन वाला। वहां पे मैंने 10.3 के स्टार्ट में लोकस का कंसेप्ट दिया था, उससे पहले स्टार्ट में ही मैंने ये चीजें बताई हुई है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो हमने पढ़ा था ना, जब हम जैसे एंगल बाइसेक्टर में ऐसे एंगल ड्रा करते थे, फिर एंगल से आर्क्स लगाते थे, इधर इधर, इधर से इधर, इधर इधर से इधर इधर, ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे टच करती थी। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर के केस में इसको इन सेंटर कहते हैं, याद रखना। ओके, क्या कहते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर है आपके पास ऑप्शन सी, ये आया हुआ है 10.2 से, चैप्टर नंबर 10। ओके, इसको तो इन सेंटर कहते हैं, बट आप लोगों को दूसरा भी पता होना चाहिए, कौन सा जी, सरकम सेंटर। देखो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे एंगल बाइसेक्टर पूछा हुआ है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी प्रूव करते थे ना, उसको सरकम सेंटर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में सरकम सेंटर। 10.3 के स्टार्ट से देख लो, ये चीजें पता होनी चाहिए, पता ही हुई है, एक एक पॉइंट बताया हुआ है। और एक और मीडियन ड्रा करते थे, मीडियन के केस में ये जो पॉइंट होता है जिसमें हम कंकरेंसी प्रूव करते हैं, मतलब तीनों मीडियन सेम पॉइंट पे टच करते हैं ऐसे ही, तो उस केस में ये जो पॉइंट होता है इसको सेंट्राइड कहते हैं। ओके, क्लियर है, ये था आपके पास 10वां MCQ। ऐसा ही है, चले नेक्स्ट। आज तो मार्कर्स की इंक ही खत्म हो गई है। ओके जी, अब आ जाए नंबर 11 पे, XI। नंबर 11 है, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एक्सरसाइज 9.1 का कंसेप्ट है, ईच एंगल। हमने पढ़ा था कि एक फार्मूला था आपके पास कि अगर हम मेजर करना चाहें ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला, ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ये वर्ड रेगुलर का मतलब याद है ना, रेगुलर का मतलब होता था, सॉरी हेक्सागन नहीं, पॉलीगन लिखो यार, इन्होंने हेक्सागन का पूछा हुआ है ना। पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऐसी शेप होती है, पॉलीगन का मतलब जिसमें हमारे पास एक क्लोज शेप होती है, जिसमें ये वर्टिसेस डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, जितने मर्जी कितने भी हो सकते हैं। बट रेगुलर का मतलब होता है जिसमें हर साइड बराबर होती है और हर एंगल बराबर होता है। पढ़ा था हमने, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिसमें पॉलीगन का हर एंगल बराबर और हर साइड बराबर। इसका फार्मूला था n - 2 × 180 डिग्री।
ओके, देख सकते हो ये कंसेप्ट मैंने 9.1 में दिया हुआ है। अगर हम क्या फाइंड करना चाहे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, बट हमें तो ईच एंगल फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा याद है ना, हेक्सा का मतलब था 6 साइड्स, इसका फार्मूला था n डिवाइडेड बाई 2 n टू 180 डिवाइडेड बाई n। सिंपल ये लग जाता, थीटा इज इक्वल टू, अगर हमें किसी भी रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल मेजर करना हो ना, या रेगुलर पॉलीगन का हर एंगल मेजर करना हो ना, तो हम उसको n से डिवाइड करते हैं। n आपके पास हेक्सागन में 6 साइड, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, वेयर इज कैलकुलेटर, 4 into 180 दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 6, ये तो 120 आता है, यस 120, देख लो कौन सा ऑप्शन है। आगे बात समझ के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का ये फार्मूला मैंने पढ़ाई हुई है, ये बात हर चीज पढ़ाई हुई है, अभी तक कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं हुआ जिसका मैंने कंसेप्ट ना दिया, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन के लिए n से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है। अब किधर गया जी, एमसीक्यूज 11 120, ऑप्शन डी, ऑप्शन है डी। ओके, चैप्टर नंबर 9। अब देखो 9 का ये दूसरा एमसीक्यूज है ना, मतलब 9वें में से भी दूसरा आ गया। ओके, अब आ जाओ जी 12वें पे, लोकस ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं 5 एंड 4, Q 5 एंड -6, लोकस ऑफ पॉइंट, इन दो पॉइंट्स का लोकस निकालना है। लोकस का कंसेप्ट है ना, फिर देता हूं। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x पहला x होता है, याद है ना, इसको मैं x1 कहता हूं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x दोनों पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 5, और y नेगेटिव भी है, ऐसे ऊपर नीचे ड्रा कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो y की वैल्यू 4 भी थी, मैंने ऊपर पॉजिटिव 4 तक लिखा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू 4 है, नेगेटिव वैल्यू -6 थी, -6 तक लिखा। अब अगर मैं पॉइंट P देखूं, पॉइंट P 5 और 4 यहां पे आ रहा है इसके सामने, और पॉइंट Q 5 ही है बट -6 ये आ रहा है। ओके, ये पॉइंट P आ गया 5 एंड 4, ये पॉइंट Q आ गया 5 एंड -6। ओके, कंसेप्ट सारे आते हैं बट थोड़ा सा दिमाग यूज करना। अब लोकस फाइंड करना है जो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। मैंने आपको कहा था ना, लोकस एक पॉइंट नहीं होता, लोकस एक पाथ होता है। अब गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, देखो गिवन कंडीशन ये है कि ये दो पॉइंट P और Q हैं, एक लोकस ऐसा हो जो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, सेम का मतलब इसमें कहीं इधर मिड पे होगा। अब देखते हैं मिड पॉइंट कौन सा है, कौन सा है। देखो टोटल अगर मैं देखूं कितने डिफरेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 5 पे कहीं ये होगा, 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट्स ड्रा करते हैं, ये जो मैंने पॉइंट से लाइन ड्रा की है ना, ये वो पाथ है। पाथ मतलब ये एक लोकस है जिसका हर पॉइंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन कंडीशन क्या है कि लोकस क्या हो, ये पॉइंट पी क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो देखो क्या ये वही पाथ है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये पाथ दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, अगर मैं यहां पे देखूं y की क्या वैल्यू है बच्चों, नीचे नेगेटिव है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो उन्होंने y की वैल्यूज ही पूछी हुई है। देखो ये लोकस यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताता हूँ, x0 तो हो ही नहीं सकता, x0 वाला ऑप्शन नो, फिर दूसरा x5। अब देखो ये लोकस है ना,
ये लोकस एक पॉइंट तो नहीं होता ना, लोकस तो एक पाथ होता है, ये पूरा लाइन है जो वाई एक्सिस पे है, ऐसा ही है, ये वाई एक्सिस पे टच करिए, एक्स एक्सिस के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस पे हो ही नहीं सकती, होगी वाई। अब वाई कौन सी, ये -1 से गुजरी है ना, वाई इज इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ आप लोगों को, ये 10.3 में से है, चैप्टर नंबर 10 में पहले भी था, अब ये दूसरा एमसीक्यू आ गया। आइए बात समझ, लोकस हमारे पास एक पाथ होता है जो गिवन कंडीशन को ओबे करे। गिवन कंडीशन थी P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे, देखो इन दोनों में 10 लाइंस थी, 10 का डिफरेंस था, 5 पे ये होगा। अब ये लाइन देखो, ये y एक्सिस को -1 पे टच कर रही है, वही ऑप्शन। ओके, कंसेप्ट समझना अच्छे से। ओके, आसान बातें हैं। आ जाओ जी लास्ट तो 3 एमसीक्यूज पे। एक्स ट्रिपल आई कह रहे हैं द मीन ऑफ 11 नंबर इज, मीन गिवन है जी, मीन किससे डिनोट करते हैं, एक्स पे बार, कह रहे हैं 11 नंबर का मीन 7 है, वन ऑफ द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज, यस 11 नंबर्स हैं उनका मीन 7 है, वन ऑफ द नंबर 13 इज डिलीटेड, कह रहे हैं कि अगर एक नंबर को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अच्छा अब देखो मीन है ना, एज वी नो दैट मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन क्या दिया हुआ है 7, समीशन एक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है ना, उन्होंने कहा हुआ है कि 11 टर्म्स का मीन ये है। अब समीशन एक्स निकाल लेते हैं, समीशन एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये हो गया 77, वो 11 टर्म जिनका मीन ये है, उनमें सम ऑफ टर्म्स ये आ गया। पहली जो लाइन थी उससे मैंने ये लिख लिया, कौन सी लाइन थी कि द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, 11 जो नंबर हैं उनका मीन कितना है बच्चों, 7 है, जो मैंने लिख लिया। फिर उससे मैंने एन, हमें पता था 11 टर्म्स, समीशन एक्स सम निकाल लिया सारी टर्म्स का। अब कह रहे हैं नेक्स्ट कि वन ऑफ द नंबर 13 इज रिमूव्ड। देखो समीशन एक्स क्या है 77, कह रहे हैं एक 13 वाला नंबर इससे रिमूव कर दो, बच्चा 64। आई बात समझ। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, जो 10 बच गए ना उनका मीन, मीन का फार्मूला समीशन एक्स बाय एन, एन ग्रुप डेटा के लिए है, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, टर्म्स दी हुई है डिवाइड बाय टोटल टर्म्स। अब समीशन एक्स क्या है, डिवाइडेड बाय 10, ये 6.4 आ गया, डिवाइड कर लो। ऑप्शन कौन सा 6.4 बी, ये 11.2 में से आया हुआ है। ओके क्लियर है ये बात, आई है बात समझ, आसान बात थी। मीन हमें दिया हुआ था कितने, 11 नंबर का 7, मीन दिया हुआ था टोटल 11 नंबर्स का भी, टर्म्स का भी पता था 11 है, उससे हमने सम ऑफ टर्म्स निकाल लिया। फिर एक 13 रिमूव किया, सम 64 बच गया। अब हमें पता है n 10 है तो हम मीन निकाल लेते हैं, दैट इज 6.4। ओके क्लियर है। अब आ जाओ एक्स आई बी 14वें में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फार्मूला था। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिकिंग अ किंग फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेले हो अगर आप लोगों ने, मैंने तो नहीं खेले आज तक, बट उसमें मैंने सुना हुआ है कि टोटल 52 होते हैं, 20 ब्लैक होते हैं और 20 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 20 आपके पास कोई ब्लू कार्ड्स होते हैं। अगर आप लोगों ने खेला हो तो ये आप लोगों को याद होगा कि क्या होते हैं, सॉरी रेड कार्ड्स होते हैं 20 और ब्लैक होते हैं 20, ऐसा ही है। और 12 कार्ड्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जी फेस कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड्स 12 होते हैं, टोटल कितने हो गए
52, ये जो 12 कार्ड होते हैं इसमें 4 किंग होते हैं। आई बात समझ, ये कैलकुलेशन याद रखनी है आप लोगों ने कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं 52, उसमें से 20 रेड 20 ब्लैक, फेस कार्ड जो 12 होते हैं उसमें से 4 किंग होते हैं। ओके क्लियर है, बाकी भी याद रख लो, बाकी 4 कौन से होते हैं मैंने तो आज तक नहीं खेले, पता नहीं जो भी होता है। उन्होंने किंग का पूछा हुआ है तो देखो किंग कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 होगा ना, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है क्योंकि किंग की बात हो रही है। अगर 52 पत्ते ऐसे पड़े हुए हैं, शवल्ड किए हुए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है मैं जो पत्ता उठाता हूं वो किंग होगा। किंग 4 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, टोटल कितने हैं 52, 4 1 टाइम्स 4 4 50, 13 टाइम्स क्या हो जाता है 52, तो ये आपके पास 1/13, ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लियर है ये बात। ये आ जाता है 11.3, 11 से 2 एमसीक्यूज, आखिरी भी प्रोबेबिलिटी वाला है, मतलब 11 से भी 3 एमसीक्यूज। ओके एक्स वी है, अ फेयर कॉइन इज ट्वाइस टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं। आपको पता है ना जब एक कॉइन 2 बार टॉस होता है तो सिंपल स्पेस बताया था ना, सबसे पहले बनाना है, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करता हूं, या तो दोनों पे हेड आएगा या तो दोनों पे टेल आएगा, या एक पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ऐसा ही है। तो कह रहे हैं देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपेयरिंग हेड, कह रहे हैं कि हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ही समझो। क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल, देख सॉरी क्या था, अपेयरिंग हेड ट्वाइस, 2 बार हेड आने की क्या फ्रीक्वेंसी है, एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 4, देख लो कौन सा ऑप्शन है पहला। आइए बात समझ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताई थी क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली जब कोई एक्सपेरिमेंट हो चुका हो, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखो ऑप्शंस में देखो 2 बार हेड एक ही है, टोटल 4 हैं, तो अगर मैं 4 बार टास्क करता हूं तो एक ही बार ऐसा होगा कि दोनों बार क्या आएगा बच्चों, हेड आएगा। तो ये सारा आपके पास क्या है जी, किस्सा है। अगर आप यहां पे देखो चैप्टर 7 से आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आया होगा, और ऐसा नहीं हो सकता, चैप्टर 7 से एमसीक्यूज आएगा क्योंकि चैप्टर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना। उधर से तो एक लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी 2-3 आएंगे, एमसीक्यूज भी पक्का आएगा, बट यहाँ पे नहीं पूछा हुआ। एंड चैप्टर 8 तो है ही नहीं आपका, वो क्या है बच्चों, फॉर्मेटिव है, इसीलिए उसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ। ये बात मैंने आपको बताई दी थी, पढ़ाया तो हुआ है मैंने, बट उसमें से आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने के बाद ही डायरेक्ट मैंने आपको ये बात बता दी थी। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। देख लो सारा फ्लो चार्ट मैंने ये बना दिया है आप लोगों के लिए, हर कंसेप्ट मैंने अगेन बहुत अच्छे से रिपीट किया है ताकि सारी बातें आपके माइंड में रहें। अब जब शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिर मैं हर बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे, सिंपल अभी सारे जब मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए तो हर कंसेप्ट मैंने अगेन बहुत अच्छे से रिपीट किया, उसी तरह जैसे जब मैं पढ़ा रहा था वैसे उस टाइम मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था। इसी तरह जब मैं मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो सॉल्व करूंगा, वहां पे भी मैं हर कंसेप्ट डिटेल में जैसे मैंने पहले समझाया था वैसे ही रिपीट करूंगा, ताकि हर चीज अगेन आपके माइंड में आ जाए, हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिपीट हो जाए। ओके क्लियर है ये बातें। तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करने हैं जी, कौन कौन से टॉपिक्स लाजमी करके जाने हैं। उन टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों ने लाजमी करके जाने हैं, जिधर से आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ओके जो टॉपिक्स बताऊंगा वो गारंटेड आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आज की हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।